हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम पर्यावरण अध्ययन प्रश्नोत्तरी के बारे में बात करेंगे कि पर्यावरण अध्ययन के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, जो परीक्षा में आते हैं, उन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम ये जानना चाहें कि पर्यावरण अध्ययन की ये जो क्लास है वो किन स्टूडेंट को कौन से स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो जितनी भी टेट परीक्षा होती है, चाहे वो रीट परीक्षा है, सी टेट की परीक्षा है, यूपी टेट है, उसमें लेवल 1 में पर्यावरण अध्ययन आता है तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ पर भी जिन परीक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पर भी यह जो क्लास है इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है केवल कि टीचिंग एग्ज़ाम के लिए ये क्लास इम्पोर्टेंट हो, टीचिंग एग्ज़ाम के अलावा भी ये क्लास इम्पोर्टेंट है, तो वो सभी स्टूडेंट इसको देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि ये क्लास जो है वो सभी स्टूडेंट इसकी तैयारी कर सकते हैं कि भाई किस तरीके से हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहेंगे और पर्यावरण अध्ययन के क्वेश्चन कैसे किस तरीके से पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को करके हम कैसे उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं और कैसे उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। पहला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ऐसी है जो वायुमंडल में ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। तो वायुमंडल में ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली जो गैस होती है वह है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यानी जितने भी प्रशीतक पदार्थ होते हैं, ठंडा करने वाले पदार्थ होते हैं, उनसे ये गैस का निर्माण होता है और उस गैस में क्लोरीन पाई जाती है। इसमें क्लोरोफ्लोरोकार्बन में क्या मिलती है, क्लोरीन मिलती है, जो ओजोन परत को क्या करती है, कमज़ोर बनाती है। और जहाँ से ओजोन परत कमज़ोर होती है उसे हम ओजोन छिद्र कहते हैं। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन मुख्यतः उत्तरदायी होती है ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने के लिए, जिसके कारण पर्यावरण में कुछ ऐसे परिवर्तन देखे जा रहे हैं कि ओजोन जो गैस ओजोन जो परत है जहाँ पर कमज़ोर हुई है वहाँ से पराबैंगनी किरणें धरती पर आ रही हैं और हमारे धरती पर अपने हानिकारक प्रभावों को प्रदर्शित कर रही हैं। तो इसीलिए चिंता व्यक्त की जाती है कि भाई पर्यावरण संरक्षण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन कम किया जाए। और इसी कारण से जो भारत सरकार है या विश्व की अन्य गवर्नमेंट हैं, उन्होंने क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग करना क्या कर दिया है, शुरू कर दिया है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह प्रशीतक पदार्थों में वर्तमान में कौन सा पदार्थ यूज किया जा रहा है, तो वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन यूज किया जा रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका बी। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, किस प्रकार के जंगलों को सवाना कहा जाता है। देखिए, अगर हम सवाना प्रकार के जंगल कहाँ पाए जाते हैं तो हम देखें तो अफ्रीका महाद्वीप होता है। उस अफ्रीका महाद्वीप में सवाना प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। जैसे ये एरिया है, यहाँ पर कैसे पाए जाते हैं, सवाना प्रकार के जंगल पाए जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप के अगर हम देखें तो अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा गुजरती है और उस भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र को हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट उनको कहा जाता है, वर्षा वन उनको कहा जाता है। तो समाना तुल्य जो वनस्पति है वह किसे कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को समाना तुल्य वनस्पति कहा जाता है। तो इसमें ऑप्शन पहला है शंकुधारी वन, ये नहीं होगा। शीतोष्ण वन भी नहीं होगा और उष्णकटिबंधीय घास के मैदान समानातुल वनस्पति या सघन वर्षा वन भी समानातुल्य वनस्पति नहीं होगी। तो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को हम क्या बोलेंगे, समानातुल्य वनस्पति। आगे हम बात करें भारत में सबसे अधिक वनाच्छादित क्षेत्र किस राज्य में है। क्वेश्चन है, भारत में किस राज्य में सबसे अधिक वन से घिरा हुआ क्षेत्र है। तो देखिए, वन रिपोर्ट जो नवीनतम वन रिपोर्ट है, उस वन रिपोर्ट के अनुसार, ये नवीनतम जो वन रिपोर्ट है उसमें मध्य प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा वनाच्छादित प्रदेश भी कौन सा हो गया, मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश कहाँ पर है, पहले ही ऑप्शन में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश होगी। आगे हम बात करें, कौन सी प्रक्रिया मृदा अपरदन को रोकने में सहायक होती है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि मृदा अपरदन क्या होता है। मिट्टी के कटाव को ही हम क्या कहते हैं, मृदा अपरदन कहते हैं। तो ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जिससे मिट्टी के कटाव को रोका जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है वनों की कटाई। देखिए, वनों की कटाई होगी तो वनों की कटाई के कारण तो मृदा अपरदन बढ़ता है, ना कि रुकता है। तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। वनीकरण, वनीकरण मतलब फॉरेस्ट्रेशन, यानी वनों को लगाने पर, यानी पौधों को लगाने पर। अब जब किसी स्थान पर पौधे लगाए जाएंगे तो उनकी जड़ें मिट्टी को जकड़े हुए रहती हैं, तो मिट्टी को जकड़े रहने के कारण मृदा अपरदन नहीं होता। तो वनीकरण से मृदा अपरदन नहीं होगा। जल निकासी, देखिए जल निकासी के कारण तो मृदा अपरदन होता है कि जहाँ से पानी बहता है वो अपने साथ मिट्टी के कणों को भी बहाकर ले जाता है, तो उससे भी मृदा अपरदन होता है। तो ये आंसर नहीं होगा। और शहरीकरणों में वनों का विकास होता है, तो जब वनों का विकास होगा तब मृदा अपरदन क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक होना शुरू हो जाता है। तो शहरीकरण भी मृदा अपरदन को नहीं रोकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, वनीकरण। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, वनीकरण।
आगे हम बात करें, कौन सी प्रक्रिया जीवाश्म ईंधन से ऊर्जा उत्पन्न करने में शामिल होती है। देखिए, जीवाश्म ईंधन कौन कौन से होते हैं। जीवाश्म ईंधन होते हैं आपके जैसे डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, सीएनजी हुआ, ये जब जीवाश्म ईंधन जलते हैं तो इनके जलने से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उनसे वाहन संचालित किए जाते हैं, और जो उत्सर्जित गैसें होती हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रमुख गैस होती है। तो जीवाश्म ईंधन के जलने की प्रक्रिया को कहा जाता है दहन। क्या कहा जाता है? दहन। तो देखिए, अब 6 प्रक्रिया इसमें नहीं होगी, संलयन प्रक्रिया इसमें नहीं होगी। संलयन प्रक्रिया का मतलब होता है कि दो छोटी चीजों का जुड़कर बड़ी वस्तु का निर्माण करना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? संलयन कहते हैं। अपघटन क्या है? किसी चीज का टूटना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? दहन। आगे हम बात करें, जैव मंडल का कौन सा घटक अपघटन के लिए उत्तरदायी होता है। तो ध्यान दीजिए, जैव मंडल में दो ही जीव ऐसे हैं जो अपघटन का कार्य करते हैं, और वह जीव है, एक तो जीव है कवक और दूसरा जीव है जीवाणु। दूसरा जीव क्या है? जीवाणु। जैवमंडल में सिर्फ दो ही जीवित घटक हैं जो अपघटन का कार्य करते हैं, इसीलिए इन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी भी बोलते हैं। इन दोनों को प्रकृति का क्या कहा जाता है? सफाई कर्मी कहा जाता है। तो सफाई कर्मी होते हैं हमारे कवक और जीवाणु। तो अपघटन का कार्य भी कौन करेंगे? कवक और जीवाणु। प्राथमिक उपभोक्ता को शाकाहारी कहते हैं, तो ये अपघटन का कार्य नहीं करते। शाकाहारी जीव भी अपघटन का कार्य नहीं करते। प्राथमिक उपभोक्ता और शाकाहारी एक ही बात हो जाती है। उत्पादक पौधों को कहा जाता है, ये अपघटन का कार्य नहीं करते, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कवक और बैक्टीरिया। आगे हम बात करें, किसे ग्लोबल वार्मिंग के मुख्य कारणों में से एक माना जाता है। तो ग्लोबल वार्मिंग का सबसे मुख्य कारण है कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन। ये तो बिल्कुल फिक्स क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप याद रखिए। कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, तो जल चक्र के कारण टूटने से ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन से होती है। वनों की वृद्धि से ग्लोबल वार्मिंग कम होती है। ओजोन परत के मोटा होने से भी ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? कम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। आगे हम बात करें, जल के किस स्रोत को वाटर टेबल कहा जाता है। देखिए, जल के किस स्रोत को वाटर टेबल कहा जाता है। तो वाटर टेबल जो शब्द है वह भूमिगत जल के लिए उपयोग किया जाता है। किसके लिए उपयोग किया जाता है? भूमिगत जल के लिए उपयोग किया जाता है। तो भूजल स्तर के लिए हम वाटर टेबल का उपयोग करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे हम बात करें, किसे पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत नहीं माना जाता है। देखिए, रिसाइकलिंग पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत माना जाता है। जल की बर्बादी तो कभी भी पर्यावरण संरक्षण नहीं हो सकती। ऊर्जा संरक्षण भी पर्यावरण संरक्षण है। वनीकरण भी, यानी वन लगाने को भी हम क्या कह सकते हैं? ये पर्यावरण संरक्षण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, जल की बर्बादी। अगला है, निम्न में से कौन सा तत्व मृदा क्षरण के लिए उत्तरदायी है। वायु मृदा क्षरण करती है, जल मृदा क्षरण करता है, आग नहीं करती, और ऑक्सीजन मृदा क्षरण नहीं करता। सबसे ज्यादा अगर हम बात करें मृदा क्षरण कौन करता है, तो वह करती है जल करता है। कौन करता है? जल। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि विश्व जल दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 5 जून को क्या मनाया जाता है? 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 15 अगस्त को भारत में भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, 22 मार्च। आगे हम बात करें, किसे पारिस्थितिक तंत्र में उपभोक्ता कहा जाता है। ध्यान दीजिए, उपभोक्ता उस जीव को कहते हैं जो प्लांट को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। प्लांट को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं शाकाहारी। कौन करते हैं? शाकाहारी। तो शाकाहारी वास्तव में उपभोक्ता होते हैं, जिन्हें प्राथमिक उपभोक्ता भी कहा जाता है। शाकाहारी को जो जीव उपयोग में लेते हैं खाने में, उन्हें हम मांसाहारी कहते हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए, मांसाहारी जीव आंसर नहीं होगा, क्योंकि जो प्लांट को खाने वाला जीव है उसे ही वास्तव में प्रारंभिक उपभोक्ता माना जाता है। इसीलिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? शाकाहारी, बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के संचरण के लिए उत्तरदायी है। देखिए, ऊर्जा का जो संचरण होता है वो ट्रॉपिक लेवल, पोषण स्तर के आधार पर होता है। अब सबसे पहले प्रोड्यूसर होते हैं, उत्पादक होते हैं, फिर ट्रॉपिक लेवल 1 होता है, फिर ट्रॉपिक लेवल 2 होता है, फिर ट्रॉपिक लेवल 3 होता है।
यानी उत्पादक, फिर शाकाहारी, मांसाहारी, उच्च मांसाहारी, इस तरह से ऊर्जा की क्या चलती है, एक सीरीज चलती है स्थानांतरण की। तो इस तरह की जो सीरीज आपने कहीं देखी है, तो उस सीरीज को हम क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला। क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला। तो पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण में ऊर्जा संचरण नहीं होता, जैव विविधता में ऊर्जा संचरण नहीं होता, जल चक्र में ऊर्जा संचरण नहीं होता, तो इस किस में होता है, ऑप्शन ए खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा संचरण होता है। आगे हम बात करें ओजोन परत का मुख्य कार्य क्या है। अभी अभी मैं चर्चा कर रहा था प्रारंभिक क्वेश्चन में ही कि ओजोन परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, अल्ट्रा पराबैंगनी किरणों से हमारी क्या करती हैं, रक्षा करती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन है ग्रीन हाउस गैसों को रोकना, गलत। सूर्य से पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी को बचाना, सही। जलवायु परिवर्तन को रोकना, गलत। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाना ओजोन परत का कोई कार्य नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे हम बात करें किसे सतत विकास कहा जाता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे कहते हैं। देखिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि विकास की ऐसी नीतियां बनाई जाएं कि भविष्य में हमारे जो संसाधन हैं वह जीवित बने रहें। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो केवल आर्थिक वृद्धि को सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कहा जा सकता, केवल पर्यावरण संरक्षण को सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं बोलेंगे। वर्तमान और भविष्य की आवश्यकताओं के संतुलन को हम क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और यानी कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और वह देश जो है वो विकास की ओर बढ़ता रहे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, सतत विकास कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। केवल सामाजिक वृद्धि को भी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं कह सकते। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। कौन सा अपशिष्ट पदार्थ बायोडिग्रेडेबल है, मतलब बायोडिग्रेडेबल नहीं है। ये इस पर ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि कई बार हम जब पेपर में क्वेश्चन करते हैं तो नहीं वाली चीज़ को तो हम भूल जाते हैं। तो यदि हम नहीं वाली चीज़ को याद रखेंगे तो आसानी से हम क्वेश्चनों को अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है कि कौन सा अपशिष्ट पदार्थ बायोडिग्रेडेबल नहीं है, जिसका जैविक अपघटन नहीं हो सकता है। वह कौन सा अपशिष्ट पदार्थ है। देखिए कागज का अपशिष्ट पदार्थ जैविक अपघटन हो सकता है, तो उत्तर नहीं हो सकता। प्लास्टिक का जैविक अपघटन नहीं होता, ये राइट आंसर है। लकड़ी का हो सकता है, भोजन के अवशेष का हो सकता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है ई अपशिष्ट क्या होता है। देखिए ई अपशिष्ट का मतलब होता है, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक। ई का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक, यानी बिजली से चलने वाले उपकरणों का जो कचरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ई अपशिष्ट कहते हैं। तो जीवाणु जनित कचरा, ये जीवित जीवों का कचरा है, ये नहीं हो सकता। विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का कचरा बिल्कुल सही है। खाद्य पदार्थों का कचरा गलत। जीवाश्म ईंधन कचरा गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। आगे हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण से बचाव का उपाय नहीं है। इस नहीं को आप याद रखिए। देखिए तो जो प्रदूषण के बचाव के उपाय हैं वह तो इसका आंसर नहीं हो सकता। जैसे सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करना। अब सार्वजनिक वाहन का मतलब होता है कि रेल, बस, यानी आप कहीं बाहर जा रहे हो तो रेल या बस का उपयोग कर रहे हो तो उतना ही ना के बराबर प्रदूषण उत्सर्जित होता है। और आजकल जो आप देख रहे हो कि बाइक का इस्तेमाल या कारों का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो रोडों पर वाहनों की संख्या बढ़ रही है, जिससे जीवाश्मीय जो प्रदूषण है वो भी बढ़ रहा है। तो जीवाश्मीय प्रदूषण बढ़ने के कारण जो है वो प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है। तो सार्वजनिक वाहनों का यदि उपयोग किया जाएगा तो प्रदूषण को कम किया जा सकता है, तो इसलिए आंसर नहीं होगा। वनीकरण से भी प्रदूषण कम होता है। प्लास्टिक के अधिक उपयोग से प्रदूषण बढ़ता है। और सौर ऊर्जा के उपयोग से क्या होता है, प्रदूषण कम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है कौन सी प्राकृतिक घटना मृदा अपरदन में योगदान करती है। प्राकृतिक घटना मृदा अपरदन में, वर्षा से मृदा अपरदन होता है। वनीकरण से मृदा अपरदन नहीं होता, मृदा संरक्षण से नहीं होता, और नदी द्वारा कटाव से मृदा अपरदन होता है। तो अब देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन है कि भाई कौन सा ऑप्शन हम सही माने। आप यदि बात करते हो तो यहाँ मूसलाधार वर्षा होती तो उसको ज़्यादा राइट आंसर माना जा सकता था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा नदी द्वारा कटाव। नदी द्वारा मृदा अपरदन ज़्यादा होता है, ना कि वर्षा से मृदा अपरदन तो होता है लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या माना जाएगा, नदी द्वारा कटाव जो है वह मूलतः मृदा अपरदन का कारण है। आगे हम बात करें किससे पारिस्थितिक तंत्र के उत्पादक कहा जाता है। तो अभी अभी हमने जस्ट बात की थी कि उत्पादक उन जीवों को कहा जाता है जो पौधों को खाते हैं और पौधों को खाने वाले जीव हैं शाकाहारी। तो शाकाहारी जीवों को क्या कहा जाता है, उत्पादक कहा जाता है। पहले ऑप्शन में पौधा है जो गलत है, शाकाहारी जीव राइट है, मांसाहारी जीव गलत, अपघटन गलत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो दोस्तों इस तरह से हमने 20 क्वेश्चन की माध्यम से हमने पर्यावरण अध्ययन को समझा। आशा करता हूँ कि तुमको ये क्लास समझ में आई होगी, और ये क्लास तुमको कैसी लगी ये कमेंट करके हमें ज़रूर बताना। और हमारा लगातार प्रयास ये है कि आपके लिए जो अच्छी विषय अध्ययन सामग्री है वो लगातार उपलब्ध कराई जाए, जिससे कि आप अपने आने वाली परीक्षा में क्वेश्चनों को कर सकें। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए हैं इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहें और आगे बढ़ते रहें, और इसी तरह से आपको क्लासेस मिलती रहेंगी। और यदि आपके कोई कमेंट है तो उन कमेंटों के माध्यम से हमें ज़रूर अवगत कराएं कि आपको किस तरह की अध्ययन सामग्री की और ज़्यादा आवश्यकता है, तो हम उस पर क्लासेस लेना आपका क्या करेंगे, शुरू करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको क्लासेस समझ में आई होंगी। नमस्कार, धन्यवाद।